नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। एमपी के विधानसभा चुनाव में गर्मी अब पूरे शबाब पर है। बीजेपी के लिहाज से यदि बात करें तो खौला देने लायक हो गई है। अपनी पहली लिस्ट वे हफ्तों पहले घोषित कर चुके हैं। उनकी पार्टी के दिल्ली के लगभग हर नेता को अलग अलग इलाकों में तैनात कर दिया गया है। यहां से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद पटेल समेत प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और बाकी के तमाम नेता जुटे हैं वो अलग। इसके अलावा दिल्ली से रोज किसी न किसी केंद्रीय मंत्री के दौरे भी जनसंपर्क के लिए हो रहे हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी 2 दिनों से एमपी के अलग अलग जिलों में रैलियां और सभाएं कर रहे हैं। खबर है कि बीजेपी जल्द ही अपनी दूसरी सूची, जो खास तौर पर उसी इलाके की ही होगी जो उसका वीकर सेक्शन था, जारी कर सकती है। उधर कांग्रेस में अभी वैसी बेचैनी या भारी कमर तोड़ चुनावी मेहनत जमीन पर नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस ने न तो अपनी लिस्ट जारी की और ना ही उनके बड़े नेताओं का दौरा अभी वैसा हुआ जैसा होना चाहिए। आए जरूर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी, और अब दोबारा शायद अक्टूबर के पहले सप्ताह में आने वाली हैं, लेकिन वैसा उबाल अभी तक कांग्रेस में नहीं दिख रहा जैसा बीजेपी में दिख रहा है। दरअसल एक वजह शायद ये भी हो सकती है कि दोनों प्रमुख दलों के महत्वपूर्ण निर्णय उनका दिल्ली का दफ्तर कर रहा है। बीजेपी का दिल्ली दफ्तर आक्रामक खेलने के लिए कह रहा होगा, कांग्रेस का दफ्तर विकेट पे टिक के खेलने को कह रहा होगा। तो आज बात इसी मसले पर करेंगे कि दोनों ही दलों में दिल्ली का ऐसा कंट्रोल क्या पहले भी कभी देखा गया है? क्या एमपी चुनाव की रणनीति 1000 किलोमीटर दूर से बनेगी तो फायदा पहुंचा पाएगी दोनों दलों के लिए या नुकसान? क्या कांग्रेस किसी रणनीति के तहत अभी तक वैसी आक्रामक नहीं है जैसी बीजेपी है? क्या टिकट देर से घोषित करके कांग्रेस नाराज भाजपा के नेताओं को आमंत्रण देना चाहती है? और यह भी कि चुनाव में गारंटी काम करेंगी या मुफ्त में मिल रहे पैसे, यानी और सरल तरीके से कि वोटर्स को आज कल का मोर भाएगा या आज का मुर्गा? बहुत सारे सवाल जिन्हें लेकर खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। तो अब तेजी से बढ़ रही है एमपी में सियासी गर्मी। खबर है कि जल्द ही बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट भी घोषित कर सकती है। पार्टी का फोकस पहले उन सीटों पर ही ज्यादा है जहां जहां वो पिछले चुनाव में हारी थी। संभावना है कि इस बार की लिस्ट भी उसी इलाके की ही होगी जहां उन्हें पिछले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी समझ रही है कि इतने बड़े बड़े नेताओं को भी चुनावी बिसात में दांव पर लगा देने के बाद सूबे में उन्हें अब तक वैसा अनुकूलन तो नहीं मिल पाया जिसकी वे उम्मीद लगाकर बैठे थे। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने भले ही एमपी के विधानसभा चुनाव की कमान अपने हाथों में ले ली है और सब कुछ दिल्ली से ही तय हो रहा हो, लेकिन फिर भी वे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित लोकल यूनिट को पुचकार फटकार कर यही कह रहे हैं कि 2 कदम तुम भी चलो, 2 कदम हम भी चलें। बीजेपी के कई बड़े दिग्गज लगातार दौरे पर हैं और उन बड़े मुद्दों को एड्रेस कर रहे हैं जिनसे चुनाव का रुख पलटने में आसानी हो। समझ ही सकते हैं कि कांग्रेस के नेता कैसे हैं, जो ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादी को ओसामा जी कहते हैं, हिंदू आतंकवाद का बात करते हैं। ये कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये लोग अंग्रेज चले गए लेकिन उनकी सोच को संभाल के रखा है, बांटो और राज। कांग्रेस हमेशा एक बात कहती है कि बीजेपी इस समय 3 हिस्सों में बटी है, शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा और नाराज भाजपा। कांग्रेस का पूरा ध्यान इस समय नाराज भाजपा पर ही ज्यादा है। आए दिन पार्टी में तामझाम के साथ बीजेपी के नाराज नेताओं की उनके कद के अनुरूप अगवानी की जा रही है। कांग्रेस ने पहले जरूर ये कहा था कि वो सबसे पहले टिकट घोषित करेगी, लेकिन बीजेपी की लिस्ट के तकरीबन 1 माह बाद भी कांग्रेस अपनी लिस्ट फाइनल नहीं कर पाई। संभव है कि ऐसा किसी रणनीति के तहत हो रहा हो ताकि जिस इलाके के जितने भी नाराज भाजपाई हैं उन्हें टिकट की आस में न्योता तो दिया ही जा सके। बाकी टिकट तय और घोषित करने की जिम्मेदारी यहाँ भी इनके दिल्ली पावर सेंटर के पास ही है। सबसे चर्चा करी है, सबको समझाया है कि उनका क्या दायित्व है, तो ये सब जाके अब एक एक जिले में काम करेंगे, एक एक लोकसभा में काम करेंगे। पहली लिस्ट कब तक आ जाएगी सर? वो आराम से आएगी, हमें जब उचित होगा हम लिस्ट निकालेंगे। भले ही कोई भी राजनीतिक दल हो, उसके निर्देश आते तो दिल्ली से ही हैं,
लेकिन इस हद तक नियंत्रण इसके पहले कांग्रेस और बीजेपी दोनों में नहीं दिखा था। वजह यही है कि विधानसभा चुनाव तो सेमीफाइनल है और उसके बाद जो लोकसभा चुनाव होगा वो फाइनल होगा। तो जाहिर है कि दोनों ही दलों का आला कमान भला क्यों सेमीफाइनल हारने का जोखिम लेना चाहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BST। तो सबसे पहले उन खास मेहमानों को मैं आपसे तारुफ करा देता हूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ है भूपेन गुप्ता, ये कांग्रेस मीडिया सेल के उपाध्यक्ष हैं, विद्वान प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है भूपेन जी का। दूसरे मेहमान है दीपक विजयवर्गीय, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और विद्वान प्रवक्ता भी हैं। दीपक जी का भी स्वागत है। और तीसरे मेहमान है दिनेश गुप्ता, पत्रकारिता का बड़ा चर्चित चेहरा है, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। दिनेश जी का भी स्वागत है। शुरुआत जाहिर तौर पर आज करेंगे हम दीपक जी से। दीपक जी, इतनी आक्रामकता, मैं भी कई सारे चुनाव देख चुका हूं, अभी इलेक्शन अनाउंस भी नहीं हुआ, फिर इतनी आक्रामकता बीजेपी में, वजह क्या है? देखिए, आक्रामकता जैसी कोई बात नहीं है। हर चुनाव लेकिन अलग चुनाव होता है, हर चुनाव की परिस्थितियां अलग होती हैं, हर चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं और इसलिए हर चुनाव की रणनीति भी अलग होती है। भारतीय जनता पार्टी के चाहे कितने भी बड़े नेता हों या बूथ का कार्यकर्ता हो, सभी कार्यकर्ता हैं और सबकी जिम्मेदारी या भूमिका तय की जाती है और उस हिसाब से सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो अब सब अपने काम में लगे हैं। इस समय चूंकि जन आशीर्वाद यात्राएं निकल रही हैं, 5 स्थानों पर निकल रही हैं, तो नेताओं का ज़्यादा मूवमेंट आपको लग रहा होगा और इसीलिए आपके मन स्थिति ऐसी लग रही है कि बहुत दिल्ली से दनादन आ रहे हैं ना सर? नहीं, अब वो जन आशीर्वाद यात्रा हमेशा ऐसा होता था कि ये 2-3 हफ्ते की बजाय कई महीनों की निकलती थी। दिल्ली से मेहमान तब भी आते थे, दिल्ली से वक्ता तब भी आते थे, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री हों, केंद्रीय मंत्री हों, दिल्ली से तब भी आते थे, लेकिन वो 3-4 महीने के अंतराल में आते थे। इसलिए आपको ऐसा नहीं लगता था कि हर दिन कोई बड़ा नेता आ रहा है, वो हर हफ्ते हो जाता था, इसलिए आपको ऐसी ताबड़तोड़ यात्रा नहीं लगती थी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हर चुनाव की परिस्थितियां अलग होती हैं, हर चुनाव का समय अलग होता है और रणनीति अलग होती है। इस समय रणनीति इस तरह की बनाई गई है और सब कार्यकर्ता या नेता अपने काम में लगे हुए हैं। कहीं कोई ऐसा हड़बड़ी या ताबड़तोड़ वाली बात नहीं है। तो भूपेन जी के पास जाते हैं, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कत शायद है, तो तब तक दिनेश जी के पास चल सकते हैं यही सवाल लेके। दिनेश जी, क्या समझ पा रहे हैं आप? जो दीपक जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है या फिर आपको लग रहा है कि थोड़ा असामान्य तो है बीजेपी के अंदर इतनी आक्रामकता? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जो है आप थोड़ा सा जो महसूस कर रहे हैं कि पहले से धार थोड़ा सा तेज किए हुए हैं और स्वाभाविक भी है, क्योंकि आप देखिए कि जब रणनीति किसी और के हाथ में हो, जब रण भी यही होता है और नीतिकार भी यही होते हैं, तो हमको बहुत सारा बदलाव नहीं दिखता। लेकिन आपका रण यहाँ है और नीति बनाने वाले कहीं और बैठे हुए हैं, तो निश्चित तौर पे ये लगता है कि कुछ ज़्यादा आक्रामकता देखने को मिल रही है। लेकिन आप देखेंगे ना कि ये अभी से नहीं है, केवल जन आशीर्वाद यात्रा या ऐसे नहीं है। आप तो ये देखिए, जब से ये साल शुरू हुआ है, चुनावी साल जब से शुरू हुआ है, तब से ये जन आशीर्वाद तीसरे तरह का कार्यक्रम है जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है। पहले तो केवल 2 कार्यक्रम तो मुख्यमंत्री ने खुद ही के ने अपने इर्द गिर्द रखे। विकास यात्रा, जन आशीर्वाद यात्रा एक की जगह 5 निकल रही है, जो सामान्यतः 1 निकलती थी, जो उसकी जगह 5 निकल रही हैं। तो 5 निकल रही है, तो ये उस 5 निकलने के कारण भी पता है हमको कि जो नाराज भाजपा का जो आप जिक्र कर रहे थे, उस नाराज भाजपा को भाजपा में जो बदलने की कोशिश हो रही है वो इन 5 यात्राओं के जरिए हो रही। तो इसके कारण भी हमको ये मल्टी कॉर्नर, आपको ये एक एफर्ट पार्टी का लिख रहा है कि हमें सारे नेताओं को लगाना है, सबका ईगो सेटिस्फाई करना है, सबको काम देना है। तो ये जो रणनीति है वो एक अलग तरह की रणनीति है, जो भारतीय जनता पार्टी के जो मध्य प्रदेश का ग्राउंड है उस पर ये इसलिए चेंज दिख रही है क्योंकि यहाँ जो है कार्यकर्ता ये माना जाता है बहुत अनुशासित रहा है, देवतुल्य कार्यकर्ता है। मध्य प्रदेश के जो संगठन की मिसाल दूसरे राज्यों में दी जाती रही, लेकिन ये सब अब पैमाना यहाँ बदला हुआ है। यहाँ भाजपा भी बदल गई है और उसकी नीति भी बदल गई। महत्वपूर्ण बात है दीपक जी। दिनेश जी का आकलन यह है कि अब यहाँ जो कभी प्रयोगशाला हुआ करता था, ये शब्द शायद उन्होंने नहीं किया इस्तेमाल, लेकिन मैं कर देता हूँ पूरे देश के लिए, वो यहाँ भाजपा भी बदल गई, नीति भी बदल गई। देखिए, जैसा मैंने पहले कहा, हर चुनाव की परिस्थितियाँ होती हैं और अलग होती हैं। हर जो कोई भी राजनीतिक संगठन हो, कोई भी सामाजिक संगठन हो, व्यावसायिक संगठन हो, इसका एक लाइफ साइकिल होता है। लाइफ साइकिल के हिसाब से जो हर समय जो समय के सामने परिस्थितियाँ आती हैं, चुनौतियाँ आती हैं, वो अलग अलग तरह की होती हैं।
दिनेश जी का आकलन या एनालिसिस अपने तरीके से हो सकती है, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण के जरिए से बताता हूँ। फर्ज कीजिए कि हम मई से यात्रा शुरू करते या अप्रैल से यात्रा शुरू करते, तो चुनाव में वक्त होता है 6 महीने का। अब हमको अगर लगता है कि हम 6 महीने कोई यात्रा शुरू करेंगे तो जनता के जहन में वो सारी बातें कितना रह पाएंगी, नहीं रह पाएंगी, और इसीलिए हमने वो यात्रा सितंबर में निकाली कि 1.5 महीने बाद जब चुनाव होंगे तो वो सारी बातें जो हमारी जनता के जरिए संवाद में आई हैं वो जनता के जहन में ताज़ा होंगी। तो ये हमारी रणनीति है। अब कोई पत्रकार या मीडिया के व्यक्ति या दूसरे लोग इसको किस तरह से देखते हैं, उनका नज़रिया हो सकता है, लेकिन हमारा कम्युनिकेशन जनता के साथ ताज़ा रहे, ये हमारी रणनीति है, और उसी के तहत हमने 5 यात्राएं निकाली हैं। एक बार भूपेन जी शायद जुड़ गए। भूपेन जी, ये अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे, तो मेरा सवाल ये है कि इनकी तरफ तो बहुत आक्रामकता है, इनके तमाम जो स्टेट के लीडर हैं वो तो दौड़ ही रहे, दिल्ली से भी बाकी लोग आ गए। आपके यहाँ इत्मीनान की वजह क्या है? यही है कि जो ये कह रहे हैं सितंबर से निकाल के फायदा हो जाएगा, आप सोच रहे हैं और अक्टूबर में निकालें तो और फायदा हो जाएगा? देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आदरणीय विजयवर्गीय साहब ने बताई है। मैं उन्हें बधाई दूंगा कि भाजपा में इस तरह के नेता अभी हैं। उन्होंने कहा कि हर पार्टी की एक लाइफ साइकिल होती है, तो भाजपा की अब जो है एक्सपायरी डेट आ चुकी है, और इस एक्सपायरी डेट को रिवाइवल करने के लिए जो है ये यात्राओं का नौटंकी की गई। पहले जो है जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी को दंभोक्ति करने और हुंकारे भरने की आदत है, उसके हिसाब से उन्होंने कहा था कि अब की बार 200 पार और विजय संकल्प यात्रा हम निकालेंगे। ये तो मान के चल रहे थे कि हमारी विजय हो गई। जब बाद में पता चला कि दुकान नीचे से साफ है, जनता को इतना सताया, लूटा और भ्रष्टाचार किया है 50% की नीति के तहत कि जनता जो है आक्रोश में लट लिए बैठी है। ऐसे जब हालात आ गए कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चप्पल और जूतों से पीटने लगे, लाठियों से पीटने लगे, चिंता की बात भारतीय जनता पार्टी को ये हो गई, और इसलिए उन्होंने जो है इसको जन आशीर्वाद यात्रा बना दिया विजय संकल्प यात्रा से। और जो 200 पार की एक जो हुंकार भरी गई थी वो 150 पार की मियाहट में बदल गई। ये वास्तविक सीन ये है, जब जनता को सताया जाता है, उसको लूटा जाता है, जब उसके साथ भ्रष्टाचार का व्यवहार किया जाता है, तब जो है आप कितनी भी कुछ भी इवेंट बाजी करें, याद रहने के लिए लोगों को आज याद है कि किस तरह से कोरोना में उनको ठगा गया, लूटा गया, किस तरह से उनको बिस्तर बेचे गए, किस तरह से ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए उन्होंने जो है दम तोड़ते हुए लोगों को अपने घर में जो है चित्कारियां भरते हुए देखा है। उन चित्कारों को अभी लोग भूले नहीं। किस तरह से मरघटों में जो है जगह नहीं बची थी लाठी जलाने के लिए, ये लोगों ने देखा है। ये इसी सरकार का तो डिलीवरी सिस्टम था। तो इसीलिए इत्मीनान में हो आप, मतलब इसीलिए इनकी तुलना में ज्यादा इत्मीनान आपको है? नहीं, हम इत्मीनान में नहीं, हमारी यात्राएं चालू होने वाली हैं। हम जनता के आक्रोश को प्रतिध्वनित करेंगे जो हमें जगह जगह सुनने को मिलता है। जो जनता हमसे जगह जगह बात कर रही है, लोग कहते हैं थक गए इस चेहरे से, ये कैसेट कब बंद होगी, ये लोग कह रहे हैं। वही कैसेट हर जगह टोटो टोटो बजने लगती है। ये जो है ये समस्या खड़ी हो गई है। और आज भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से कौन लोग आ रहे हैं जन आशीर्वाद मांगने? एक तो इनके वो नड्डा साहब आ रहे हैं जो कह रहे थे कि 2014 के पहले भारत घुटनों पे चलता था, भारत में कुछ हुआ ही नहीं था, ये ट्रेनें मरेने सारे हवाई जहाज। ठीक है सर, दूसरा मेहमान दिनेश जी को इनका लेता हूँ। आप थोड़ा देर से जुड़े इसलिए मैंने ज्यादा वक्त भी दिया। दिनेश जी को इनका लेते हैं, एक बार फिर आऊंगा मैं आपका। दिनेश जी, ये कह रहे हैं भूपेन जी के जनता के आक्रोश को प्रतिध्वनित करेंगे, माना ये एक तरह का चैनलाइज कर देंगे अगर गुस्सा है तो। आप सहमत है इस बात से? नहीं, बिल्कुल नहीं हो प्रवीण जी। ये तो कई वो कहावत भी है ना कि भाग्य से छीका टूट जाए तो टूट जाए। जैसा आपने कहा कि वो 39 सीटों के जो टिकट अनाउंस हुए हैं, तो पार्टी ये सोच रही है कांग्रेस पार्टी कि जो नाराज भाजपा की जो बात करते हैं हम, कि उसमें से जितने लोग आ जाएं, तो वो तो उसका वेट एंड वॉच की स्थिति में वो यदि आक्रोश को चैनलाइज करना होता तो ये निरंतरता होती इसमें। ठीक बात। जैसे आप भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन में देख रहे हैं ना कि शिवराज जी हर महीने एक 10 तारीख को इवेंट करते हैं, और ये जून से कर रहे हैं, और इसके अलावा भी इवेंट हो रहे हैं। शिवराज जी के तो हर दिन कोई इवेंट का ही दिन होता है ना, कभी अतिथि विद्वानों का, कभी अतिथि शिक्षकों का। आ जाओ ले जाओ टाइप सेल लगा रखी है उन्होंने तो की बात कर रहे थे जिसको हमने उसमें। हाँ,
हाँ, उस जिसको हमने उसमें ऐड नहीं किया था आपने पहले पोर्शन में कि ये आक्रामकता में और क्या क्या है, तो वो भी एक इसका हिस्सा रोज हो रहा है। ये तो पहले नहीं होता था कि रोज जिस तरह के आप जिसके जितने पैसे देना हो खजाना खाली कर दीजिए। आप 16,000 करोड़ रुपए का तो कर्जा खर्च खुद ही बताते हैं मुख्यमंत्री जी कि जब हम 1,000 रुपये महीने देंगे 1250 रुपये तो हमारा 16,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। नौकरी नहीं दे पा रहे तो स्टाइप फंड के लिए आपने एक स्कीम लाई। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो पार्टी अपने हिसाब से एक कंटिन्यूटी बनाए हुए है। उसका आप एक कैंपेन का तरीका है। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, वो एक आरोप पत्र जाके घर में बैठ गई चुपचाप कि आरोप पत्र अब जनता ढूंढ रही है कि कहाँ से पढ़े हम, इन पर आरोप क्या है और कौन नेता है जो बताएगा। एंटी इनकम्बेंसी की बात करें तो एंटी इनकम्बेंसी है किस चीज़ की जिसकी आप ये अपेक्षा कर रहे हैं? केवल उसकी कि जो भूपेंद्र जी जिक्र कर रहे थे कि कोरोना में इतने लोगों को जो है डेथ हो गई, ये सब हो गया, तो वो तो उसका जवाब दीपक जी ने दिया ही ना कि जो है हम तो ये देखते हैं कि जो लोगों को याद रहे, जितना देरी से करेंगे उतना लोगों को याद रहेगा। तो ये जो आखिरी में जो चीज़ दिखती है जो हैप्पी एंडिंग कहते हैं, तो उसकी तरफ कहीं ना कहीं ठीक है। भारतीय जनता तो दीपक पार्टी जी अपना हैप्पी काम एंडिंग कर रही है। के लिए और बढ़ रहे हो कांग्रेस आप, जो पार्टी बहुत की सारे तो आरोप देख रहे हैं लगा आप दिए क्लाइमैक्स ही थे देख। भूपेंद्र जी ने कि ये मुश्किलें थी उस वक्त, अब आप हैप्पी एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हो, इसलिए शिवराज जी जो है बिल्कुल एक तरह का स्टॉक क्लियरेंस सेल लगा के बैठे हैं कि आ जाओ ले जाओ, सबके लिए अनाउंसमेंट, सबके लिए पैसा जारी कर रहे हैं। देखिए ऐसा है कि बड़ा आश्चर्य होता है भूपेंद्र गुप्ता जी जैसे विद्वान व्यक्ति की टिप्पणी पे कि उनको नहीं मालूम कि कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी अपनी लाइफ साइकिल के किस दौर में है, जिसका डेक्लाइन पूरी तरह से सुनिश्चित हो चुका है, जिनको राहुल गांधी जी को कंधे पे लेके घूमना पड़ रहा है। वो राहुल गांधी जिनको मालूम ही नहीं है कि देश के 4 राज्यों में चुनाव होने वाले बड़े राज्यों में, और वो यूरोप की सैर कर रहे हैं। और इसीलिए मध्य प्रदेश की कांग्रेस हो, राजस्थान की कांग्रेस हो, तेलंगाना की कांग्रेस हो, छत्तीसगढ़ कांग्रेस हो, वो देख रही है दिल्ली की तरफ कि दिल्ली में हमारा जो हाईकमान है वो क्या तय करेगा। प्रियंका गांधी हैं तो उनको मालूम है कि राहुल गांधी के आगे उनकी बहुत चलने वाली नहीं है, तो यहाँ रणनीति क्या बनाएंगे ये। दूसरी बात यह है कि इनको लगता है विकास के मामले में, तो मैं समझता हूँ भूपेंद्र गुप्ता जी सागर के रहने वाले, इनको मालूम होगा कि 2003 के पहले जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी, 60 साल तक इनकी सरकारों ने भोपाल से सागर तक की सड़क कैसे बनाई थी, 10 घंटे लगते थे, इनको खुद को मालूम है। तो फिर डेवलपमेंट जो कुछ हुआ है मध्य प्रदेश का, उसको स्वीकार करना चाहिए। तीसरी बात इन्होंने जो बात की कोरोना की, तो मैं समझता हूं जो 60 साल तक पोलियो का वैक्सीनेशन नहीं कर पाए इस देश का, उनको आपत्ति इस बात की है कि 140 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन भारत की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में किस सक्षमता के साथ किया है। दुनिया भर में अगर कोरोना से कोई सबसे बेहतर तरीके से निपटा है तो भारत की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है। कांग्रेस पार्टी को इतनी इफिशियंसी की उम्मीद खुद से भी नहीं है और ना कहीं सपने में सोच सकते हैं। उसके बाद भी अगर ये लगातार झूठ बोलना चाहते हैं तो झूठ बोलने के लिए स्वतंत्र है। जनता इनको जवाब दे भी इनके निकम्मेपन का, इनके झूठ का, इनकी नाकामियों का, इनकी नकारात्मकता का। एक बार भूपेंद्र जी को इन करते हैं। भूपेंद्र जी, ये आपकी गारंटी भी ले उड़ रहे हैं, 5 गारंटी जो आपने दी वो ले उड़े शिवराज जी, पैसा भी जारी करना शुरू कर दिया, सिलेंडर भी आ गया अब तो उसमें 450 वाला, उसकी सब्सिडी भी डाल रहे हैं खाते में, और जो दीपक जी आप पे आरोप लगा रहे हैं उसका जवाब। देखिए, जब फर्जीवाड़ा करने पे कोई सरकार उद्यत हो जाती है, पर्ची चिपकाने का धंधा करने लगती है, तो ये किसी भी चीज पे पर्ची चिपका सकती है। तो चांद पे भी लिख देंगे कि मोदी जी ने चांद बनाया, इसके पहले चांद पैदा ही नहीं हुआ। इनका जो भाषण दे रहा था मिस्टर नड्डा कि 2014 के पहले तो भारत घुटनों पे चलता था, इनसे पूछे कि जो है 71 की लड़ाई घुटनों पे चढ़ के जीती हमने, क्या हमने बांग्लादेश के घुटनों पे चल के बनाया। ये भारत का अपमान करने और भारत के जो है अवमानना करने का धंधा ये लोग करते हैं और अपनी राजनीति के लिए। और अभी ये भाई साहब बातें कर रहे थे कि हमने क्या किया और इन्होंने क्या किया, तो इस पे आ जाइए आप कि हमने क्या किया। किस स्कूल में पढ़े हैं आप, उसकी वो स्कूल किसने बनाई, किस अस्पताल में आपकी डिलीवरी हुई है वो अस्पताल किसने बनाई, और ये जो संस्थाएं आप बेच रहे हैं ये संस्थाएं किसने बनाई। मोदी ने लूट लिया इस देश को। एक देश एक सेठ की राजनीति इस देश में हो रही है। आज पूरे मणिपुर में आग लगा दी आपने सिर्फ इसलिए कि एक सेठ को जो है वहां की जमीनें खाली करा के देनी है। ये आपका एजेंडा है इस देश के लिए, और आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, राष्ट्रभक्ति की बातें करते हैं। एक परिवार की बातें करने के पहले आप अपने गिरेबान में तो झांकिए। मध्य प्रदेश में आके 50 परिवार लदे हुए हैं आपकी पार्टी के ऊपर, और आप भी नागपुर के एक परिवार पर लदे हुए हो। वही परिवार आपका बिना चुनाव जीते, बिना चुनाव लड़े आपकी राजनीति को कंट्रोल करता है। सारी वहीं पर जाकर पूरी व्यवस्था जाकर नतमस्तक हो जाती है। प्रधानमंत्री वहां पर जो है अटेंशन की भूमिका में खड़ा रहता है। ये भारत के लोकतंत्र का आप समादर करते हैं, इस बात की जरा चर्चा करिए।
आप हैं गुलाम किसी परिवार के, और वो परिवार जो है रजिस्टर्ड भी नहीं है, वो परिवार जो है वैधानिक उसकी व्यवस्था भी नहीं है उसकी। ऐसे परिवार के गुलाम आप हैं, और आप पूरे हिंदुस्तान को गुलामी की बातें करते हैं। आपको इस पर लज्जा आनी चाहिए। आप बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, और आपके साथ अन्याय आपकी पार्टी लगातार कर रही है, मुझे मालूम। आप जैसे योग्य लोगों की जगह पे जो है बहुत अच्छी पार्टियों में, जहाँ पर आपके विचारों ठीक है, बहुत वक्त दिया सर। दिनेश जी को इन कर लेता हूँ, ये दिनेश जी को इन कर लेता हूँ। दिनेश जी, फिर मूल विषय पे आ जाते हैं अपन। दोनों ही विद्वान प्रवक्ता हैं अपने साथ। तो मूल विषय ये है कि कांग्रेस का जो ये इत्मीनान आप देख रहे हैं, ये किसी रणनीति का हिस्सा है या ओवर कॉन्फिडेंस? ये कम आक्रामकता, वेट करना, दौरे थोड़ा कम करना अभी बीजेपी? देखिए क्या नहीं, देखिए, एक तो ये कांग्रेस का स्टाइल है प्रवीण जी। वैसे भी आप इसको ऐसे समझिए कि जो भारत पाकिस्तान कल तो मैच हुआ ही, टॉस हुआ, तो टॉस के बाद जो भारतीय जनता पार्टी ने पहली लिस्ट निकाल दी, उन्होंने कहा कि पहले हम। तो जो कांग्रेस की रणनीति थी, अब तो उसके बाद उसको अपना ये देखना है कि ये स्कोर कितना करते हो और हमारे पास टारगेट कितना है। चाहे वो आप नाराज लोगों का टारगेट हो या सीटों का टारगेट हो। यदि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के सिटिंग एमएलए के यहाँ यदि टिकट दे दी है, घोषित कर दिया है, तो उनकी रणनीति तो बहुत स्पष्ट है। तो कांग्रेस इस बात की चिंता क्यों नहीं कर रही कि उसके जो सिटिंग एमएलए हैं उनको ही कह दे कि आप जाइए अपना चुनाव प्रचार करिए, आप क्यों जो है आधार में लटके हुए हैं, क्यों त्रिशंकु की स्थिति में। तो ये तो इनको बोलना पड़ेगा ना। यदि टिकट बदलना है तो फिर जो सामने जो प्लेयर है वो तो लगातार अपना प्रचार कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। जो असंतोष होना है, जो भी होना है, तो पार्टी भाजपा के पास बहुत वक्त है, लेकिन कांग्रेस तो अपना वक्त कम करती जा रही है ना। यदि उसने टिकट घोषित किया आखिरी वक्त में और असंतोष हुआ, तो फिर वैसा ही होगा जैसे 2008 में हुआ और 13 में हुआ। एक बार दीपक जी को इन कर लेते हैं। दीपक जी, बहुत सारे उन्होंने आप पे, भूपेंद्र जी ने आप पे आरोप लगाए। एक सवाल जरूर सवाल की शक्ल में जोड़ देता हूं कि अक्सर ये कहा जाता है, दोनों ही दलों में एप्लीकेबल है ये, अमुक जी का कोटा, अमुक जी का कोटा, अमुक जी का कोटा। तो जो फिर जो दिल्ली, हम कह रहे हैं दिल्ली कमांडिंग रोल में है, तो अब जो टिकट आने वाला है बहुत जल्दी, कहते हैं 60-64 जितने भी नाम हो, उसमें भी कोटा वोटा चलेगा क्या एमपी वालों का कि नहीं? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई कोटा नहीं होता है। ये कांग्रेस में कोटा होता था कि कमलनाथ जी का कोटा है, दिग्विजय सिंह जी का कोटा है, सुरेश पचौरी जी का कोटा है, अजय सिंह जी का कोटा है, अरुण यादव जी का कोटा है। ये कांग्रेस की परंपरा है। भारतीय जनता पार्टी में तो जो होता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता है। कितना ही बड़ा नेता हो, वो केवल भारतीय जनता पार्टी के झंडे तले है तभी तक उसका और उतनी ही उसका रोल रहता है, और वो भी सारी चीज़ें जानता है। इसलिए हमारे यहाँ किसी का कोटा नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी की विनेबिलिटी को सुनिश्चित करने वाली संभावनाओं को लिए हुए होगा, वही पार्टी का प्रत्याशी होगा। जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं वो भी उसी हिसाब से तय हुए हैं कि हर सीट पर सबसे ज़्यादा संभावना वाला प्रत्याशी कौन हो सकता है। आने वाले जो प्रत्याशी हैं वो भी वही होंगे जो सबसे ज़्यादा संभावनाशील होंगे, और भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है ज़्यादा से ज़्यादा सीट हासिल करने का, उसको पूरा करने में सक्षम होंगे। रही बात भूपेंद्र जी की, तो मैं समझता हूँ भूपेंद्र सिंह जी ने अपने पिछले वक्तव्य में जो कुछ भी कहा है उसमें कोई राजनीतिक बात नहीं है। पिछले 20 साल से वो चैनलों पर मेरे साथ बैठ रहे हैं। 20 साल पहले भी जो बात बोल रहे थे वही की वही बोल रहे हैं, तो उन सारी बातों का कोई मतलब नहीं है। 20 साल देश आगे बढ़ चुका है। आपको इस बात का जवाब देना होगा कि 1947 से लेके 1990 तक जीडीपी की दर क्या रही थी। जब तक गांधी परिवार इस देश को चला रहा था, इस देश में जीडीपी की दर क्या थी। और भूपेंद्र गुप्ता जी पढ़े लिखे आदमी हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि झूठ नहीं बोलें इस मामले में। 3% की दर से आगे नहीं बढ़ा था। जवाब भूपेंद्र जी, जवाब। हाँ, क्योंकि वक्त बहुत तेजी से फिसल रहा है। भूपेंद्र जी जवाब जल्दी जवाब, बिल्कुल फिसल रहा है वक्त। भूपेंद्र जी जवाब। ये झूठों की विश्वविद्यालय चलाने वाले जीडीपी का बता दो जो है पर है, सुन लीजिए। अभी जीडीपी की कैलकुलेशन कब से शुरू हुई है बता दीजिए विजयवर्गीय जी। आपने 47 से जो है आपने रिकॉर्ड बना दिया ये। और दूसरी चीज मैं बता देता हूँ कि आप 2003 से अपनी जीडीपी बता रहे हैं मध्य प्रदेश की, और जो है पर कैपिटा इनकम बता रहे हैं, उस पर करोड़ों अरबों रुपए के विज्ञापन फूक रहे हैं आप। आपको मालूम है कि आप जो इनकम बता रहे हैं पर कैपिटा इनकम, वो जो है इंडिया की इनकम से आप कंपेयर करके जरा बात करने हिम्मत हो तो डालिए फिगर उसके। आप जो है कांस्टेंट प्राइस पर जो हमारा फिगर था 2003 में, उसको जो है आप करंट प्राइस पे दिखाकर जनता को धोखा दे रहे हैं आप यहाँ पर बैठकर। आपको पता है कि कांस्टेंट प्राइस पर आज मध्य प्रदेश की इनकम क्या है, और आप जो है उसको करंट प्राइस पर 1,40,000 दिखा के अपनी पीठ खुद खुजा रहे हैं।
ठीक है सर, माफ कीजिए, आगे ले जाता हमें इस चर्चा को, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। मुझे यहीं पर तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन ये बात जरूर है जो हम रोज की अपनी डिबेट में कह रहे हैं कि इस बार का चुनाव बहुत दिलचस्प है, दोनों ही पार्टियों के लिहाज से, वोटर के लिहाज से भी, क्योंकि एक तरफ बहुत तेज आक्रामकता है, एक तरफ एक तरह की उदासीनता है। लेकिन हो सकता है कि वो उदासीनता इत्मीनान होगा क्या, जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।